नमस्कार दोस्तों, 1 मार्च 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो भाई, यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोला है कि यूक्रेन में जो लड़ाई है बंद होनी चाहिए। उसके लिए जो भी सेशन वगैरह बुलाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फिर टर्की यहाँ पे मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट के अंदर रशियन वॉरशिप का जो पासेज है थ्रू डार्डेनालस स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट, इन दोनों को ब्लॉक कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में, डार्डेनालस स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट की लोकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ी ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और टर्की का क्या ऑफिशियल स्टैंड निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में, इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखेंगे। फिर रेयर डिजीज डे, इसके बारे में न्यूज निकल के आ रही, इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, इसके बारे में बात करेंगे। मोदी जी ने 4 मिनिस्टर्स को डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज में। इन मिनिस्टर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि इंडियन सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी इन कंट्रीज से, यानी बेसिकली यूक्रेन से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसलिए खुद मिनिस्टर्स भेज रहे हैं हमारी कैबिनेट के, कौन? मोदी जी, आसपास के देशों में। इस न्यूज को देखेंगे। और जीडीपी की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो थोड़े से कम हुए, कितने कम हुए इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, रेटोरिक। व्हाट इज रेटोरिक? अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर। यानी वाग्मिता, वाक्पटुता, प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी केवल दिखावे के लिए। मतलब आप इस तरीके से बोल रहे हो या इस तरीके से लिख रहे हो ताकि आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। और हमेशा आप ऐसा जेन्युइनली नहीं कर रहे हो, कभी कभी आप दिखाने के लिए भी कर रहे हो। अक्सर कर होता है कि हम लोग शो ऑफ करते हैं, दिखावे के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे दूसरों का ध्यान हमारी तरफ आए, तो उसको बोला जाता है रेटोरिक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही यूट्यूब इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ता हुआ मानता है और रिकमेंड करता है यूजर्स को। चलिए पहली न्यूज, फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप सेज यूएन चीफ। देखिए, रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा गया है, ऐसा अनाउंसमेंट कल निकल के आया था। अब वैसे ही वॉर हो रहा है, उसी में लोग परेशान है, ऊपर से न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट, तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियर वॉर इज द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे केसेस में ये न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट हैं, तो ये भैया आपको ज्यादा ही हो रहा है, सच में ज्यादा हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोला है कि भैया यूक्रेन रशिया के बीच में सीधी सीधी टॉक शुरू हुई है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी फाइटिंग में हॉल्ट हो जाए। बाकी इंटरनेशनल बॉडीज क्या कर रही हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर के इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है जनरल असेंबली का। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन लाया गया तो उस रेजोल्यूशन में 3 कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया, चाइना, इंडिया, यूएई। रशिया ने उसको कर दिया वीटो। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये सिक्योरिटी काउंसिल अब एक इमरजेंसी सेशन बुला रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, जहां पे 193 कंट्रीज हैं। ये जो पर्टिकुलर जनरल असेंबली है, दिस इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। और ये जो 76th सेशन बुलाया जा रहा है जनरल असेंबली का, इसको हेड करेंगे अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव्स के हैं। अब तक जनरल असेंबली के ऐसे 11 ही इमरजेंसी सेशंस बुलाए जा चुके हैं, मतलब इससे पहले 10 बुलाए गए हैं, ये 11th है। ठीक है। 1950 से 11वां इमरजेंसी सेशन बुलाया गया था और यहां पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है। और पिछले 40 सालों में एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन में इस रेजोल्यूशन में यही बोला गया कि भाई ये जो एग्रेशन है इसको बंद करो। अभी रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रहने को बोला है। देखिए, अब यूक्रेन के अगेंस्ट तो वेपन्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, कल की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, यूएस अटैक कर देते हैं रशिया के ऊपर, तो ही न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन आ सकती है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो बेलारूशियन लीडर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये फेस टू फेस टॉक्स को होस्ट कर रहे हैं रशियन और यूक्रेनियन डेलीगेशन के बीच में। ऑलमोस्ट यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पे ये बातचीत यहाँ पे हो रही है। गुटेरेस साहब ने बोला है कि भाई इस बातचीत से हम उम्मीद करते हैं कि कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल आएगा और ये जो लड़ाई है यहाँ पे बंद हो जाएगी। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने मिस्टर अमीन अवाद को यहाँ पे अपॉइंट किया है एज यूएन क्राइसिस कोऑर्डिनेटर फॉर यूक्रेन, जो कि गवर्नमेंट के साथ, रशिया की गवर्नमेंट हो, यूक्रेन की गवर्नमेंट हो, जितने भी रेलेवेंट एक्टर्स इनके साथ मिलकर बातचीत करेगा, इसकी मदद करेंगे रेजिडेंट एंड
ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर एंड यूएन कंट्री टीम के मेंबर्स मिस्टर शाहिद साहब का यहां पे साफ साफ बोलना है। कौन मिस्टर शाहिद? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि इस समय पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो सेशन हो रहा है इसको हेड कर रहे हैं कि भाई ये जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवेरेनिटी का वायलेशन है। डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट होनी चाहिए। ठीक है भाई। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोट हुआ था तब इंडिया, यूएई और चाइना ने एब्सटेन किया था, रशिया ने वीटो किया था। और अभी जब ये मैटर उठाया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि जनरल असेंबली में एक मीटिंग बुलाओ, तब भी इंडिया, चाइना और यूएई ने एब्सटेन किया मीटिंग बुलाने से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मीटिंग तो देखो बुला ली जाएगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया का वीटो चलने वाला नहीं है। लेकिन एक और बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो इंटरनेशनली ओपिनियन साफ साफ नजर आ जाएगा कि वो रशिया के फेवर में नहीं है और रशिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा इस एग्रेशन को बंद करने के लिए। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल एक न्यूज है। ये जो पर्टिकुलर सेशन बुलाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसको आप कह रहे हो इमरजेंसी स्पेशल सेशन, इसको यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन भी कहा जा रहा है। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कब बुलाए जाते हैं? जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इस यूक्रेन वाले मुद्दे को लेके चाइना, इंडिया और यूएई ने एब्सटेन कर दिया, तो हम लोग किसी एक चैप्टर पे नहीं आ पा रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, तब ओवरऑल जो मैटर है वो जनरल असेंबली के पास चला जाता है और जनरल असेंबली रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, चूंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस रिस्पांसिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया। तो इस प्रकार के इमरजेंसी सेशंस जब होते हैं जनरल असेंबली में, इनको बोला जाता है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। बेसिकली एक सेशन हुआ और उसमें एक रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। और इसमें इमरजेंसी स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। अगर जनरल असेंबली का नॉर्मल सेशन नहीं चल रहा है तो बीच में एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन भी यहां पे बुलाया जा सकता है। प्रॉब्लम बस ये है कि जनरल असेंबली में जो भी बातचीत होगी वो नॉन बाइंडिंग होगी पार्टीज के ऊपर, तो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब रेजोल्यूशन होता है तो मिलिट्री एक्शन के थ्रू उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराया जा सकता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, पीएम मोदी ने सेंड किया है 4 मिनिस्टर्स को टू कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन। तो मोदी साहब ने तीसरी हाई लेवल की मीटिंग ली यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर और 4 मिनिस्टर्स को डिस्पैच किया है टू कंट्रीज बॉर्डरिंग यूक्रेन। ये जो यूक्रेन से हमारे नागरिक वगैरह फंसे हुए हैं, चेक पॉइंट पे फंसे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोलैंड जाने वाली ट्रेन में इंडियन नागरिकों को नहीं बैठने दिया जा रहा है, इंडियन सिटीजन्स को नहीं बैठने दिया जा रहा है, उनको डंडे मार के साइड किया जा रहा है, उनके ऊपर असॉल्ट वगैरह किया जा रहा है, पोलैंड की लेडीज को पहले भागने दिया जा रहा है। इस प्रकार की बहुत सी न्यूज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स को आसपास की कंट्रीज में डिप्लॉय किया गया, यूक्रेन के अंदर नहीं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर मिनिस्टर्स की जानी खतरे में आ जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे रोमानिया और मोल्दोवा, किरण रिजिजू जाएंगे स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी जाएंगे हंगरी और जनरल वीके सिंह जाएंगे पोलैंड। अब ऑब्वियस सी बात है, खुद कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे सिटीजन्स की इवैक्यूएशन के लिए जा रहे हैं, मतलब सरकार बड़ी प्रायोरिटी दे रही है यहाँ पे सिटीजन्स की इवैक्यूएशन को। ठीक है, देखिए हेल्पलाइंस और चेक ऑफिशियल्स को तो डिप्लॉय किया ही गया है। ठीक है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं इंडिया में इन यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स के, या फिर अगर वो इंडियन सिटीजन जो कि यूक्रेन में फंसे हैं किसी फोन लाइन के थ्रू किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हेल्पलाइन यहाँ पे दे रखी है 4 कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर चेक पॉइंट से 5 के साथ, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा। इन बॉर्डर पॉइंट्स पे ऑब्वियसली बात है मिनिस्टर्स डिप्लॉयड किए जाएंगे। ये मिनिस्टर्स इन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात करेंगे। तो इन मिनिस्टर्स के होने से इंडियन सिटीजन्स की इवैक्यूएशन के ऊपर एक पुश डेफिनेटली यहां पे मिलेगा, क्योंकि जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो यूक्रेनियन बॉर्डर पॉइंट्स पे खड़े हैं, काफी दिनों से खड़े हैं, उनको क्रॉस नहीं किया जा रहा है। एक तो वैसे ही फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो रखे हैं, तो हालात काफी खराब है। इसीलिए इनके मिनिस्टर्स के जाने से हो सकता है एक पुश मिले इंडियन सिटीजन्स की इवैक्यूएशन को। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी प्राइवेट एयरलाइंस ने भी यहाँ पे अनाउंस किया कि इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाएंगे और ओवरऑल पेपर वर्क आसान करेंगे, जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो इन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करेंगे। हमारी सरकार ने ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, इनको भी रिक्वेस्ट किया है कि आप इन नागरिकों को अपने यहाँ पे आने दीजिए, भले ही इन नागरिकों के पास वीजा नहीं है अभी, आप आने दीजिए, हम इनको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अभी के लिए क्राइसिस का समय है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा साहब ने हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से बात की है
और उनसे बोला है कि आपके राज्य में जो जो भी लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर्स यूक्रेन में फंसे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनको हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बताओ। कुछ ऐसे मैकेनिज्म स्टैब्लिश किए गए जिसके थ्रू इन लोगों को इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जा रही। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोलैंड, बेलारूस, रशिया तो खैर छोड़ी दो, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, इनके साथ एक बॉर्डर है यूक्रेन का, और इस बॉर्डर के थ्रू ही जो इंडियंस है और जो बाकी नागरिकता के लोग पोलैंड में फंसे हुए हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंटर गवर्नमेंटल पैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स वॉर्न्स ऑफ अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया के सामने मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड्स हैं। अगले 2 डिकेड्स में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगी और इसके बहुत एडिशनल और सीवियर इंपैक्ट आएंगे। कुछ इंपैक्ट तो ऐसे हैं जो रिवर्सिबल नहीं होंगे, आप उनको वापस नहीं कर सकते, पहले जैसे हालात नहीं ला सकते, ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट बोलती है। ह्यूमन इंडोस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस हो रहे हैं, हम लोग पावर प्लांट से, अपनी गाड़ियों से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस इस हद तक हमारे टेम्परेचर्स को बढ़ा देंगे कि हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे, और जो लॉसेस होंगे, डैमेज होंगे नेचर को, लोगों को, उसको रिवर्स करना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट समय समय पे आती रहती हैं, इंटरनेशनल वार्निंग्स मिलती रहती है लोगों को, कंट्रीज को, बट ज्यादा हम लोग पे फर्क आता नहीं है, हम लोग शायद इन वार्निंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। कल की डेट में जब इंटरस्टेलर जैसा प्लानट ये हमारा प्लेनेट हो जाएगा, इंटरस्टेलर मूवी में जो दिखाया गया है, तब शायद हमारे पास दिमाग आएगा और तब हमारे पास कोई मौका बचेगा नहीं। वेदर एक्सट्रीम बढ़ रहा है, क्लाइमेट एक्सट्रीम बढ़ रहा है, इसके इंस्टेंसेस हम लोग हर साल देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, दुनिया भर में फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं, चमोली डिजास्टर, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और अकरेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई पिछले कुछ सालों में। तो क्लियर कट दिख रहा है कि नो डाउट जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स है, वेदर इवेंट्स है, इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ गई है। ठीक है भाई, अब खास बात यहां पे ये है कि एडेप्टेशन प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट करने का प्रोसेस है ये काफी धीमा हो रखा है। जो इमीडिएट हमारी प्रायोरिटी है वो क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन ना होके हम डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है, दुनिया के कंटेक्स्ट में। इस आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर है लखनऊ और पटना जैसे शहरों का, वो पहुंच सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों का पहुंच सकता है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये क्या चीज आपने बोल दी, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, वेट बल्ब टेम्परेचर की ऑफिशियल डेफिनेशन है, इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन बी कूल्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू द एयर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए बात ऐसी होती है कि हवा में होती है नमी, वाटर वेपर, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो ह्यूमिडिटी टेक्निकल टर्म्स में। कभी कभी अगर आप देखो तो द्वारका साइड जाओ, विशाखापट्टनम साइड जाओ, कोस्टल इलाकों में जाओ, तो ह्यूमिडिटी के चलते आपको गर्मी ज्यादा लगती है। टेम्परेचर केवल 37-38 होगा लेकिन गर्मी ज्यादा लग रही होगी। ऐसी गर्मी 44 डिग्री में आपको लखनऊ में नहीं लगेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का फर्क आ जाता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप अनईजी फील करने लगते हो। जितनी कम हवा में ह्यूमिडिटी होती है उतना ही आप कम अनईजी फील करते हो। मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपको अनईजीनेस ज्यादा लगेगी, आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, अंदर से आप कह सकते हो हरारत ज्यादा लगेगी। ठीक है भाई, जब हवा में नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है। फिर तो सुनिए, जब हवा में नमी कम होती है, वाटर कम होता है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी कम होती है, तब हमें एक कूलिंग सा इफेक्ट आता है। ठीक है ना भाई, वेट बल्ब टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर है जहां तक आप एयर को कूल कर सकते हो, एयर में से पानी हटा के, वाटर वेपर हटा के, नमी हटा के। तो अब आप सोचो कि यहां पे ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जो वेट बल्ब टेम्परेचर है, मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक हवा को कूल कर सकते हो वाटर वेपर को हवा से हटा के, वो लखनऊ पटना के केस में 35 डिग्री होगा, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद के केस में 32 से 34 डिग्री होगा। और ये टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा हवा कूल होगी ही नहीं। मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर मिनिमम रहने वाला है, 35 डिग्री से कम तो जाएगा ही नहीं लखनऊ पटना में आगे आने वाले समय में। मतलब रियली में ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब पे सीवियर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब
वो मैक्सिमम टेम्परेचर, वो सबसे कम टेम्परेचर जहां तक आप हवा को कूल कर सकते हो हवा में से नमी हटा के। और हवा में से जब नमी हटती है, मैंने आपको पहले बता दिया, एक कूलिंग टाइप का इफेक्ट आता है। अभी जिस रेट पे हम लोग एमिशन कर रहे हैं ना, इस रेट पे जो सी लेवल राइज है वो 44 से 76 सेंटीमीटर तक का होगा। ठीक है, तो अभी के मतलब आप कह लीजिए एमिशंस के रेट पे 44 से 76 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज होगा इस सेंचुरी में। लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? तो अगर हम एमिशन कट्स को तेज कर दें, हम लोग ग्लोबल एमिशंस कम करें, तो ये जो इंक्रीज है, सी लेवल राइज है, ये 28 से 55 सेंटीमीटर तक लिमिटेड हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के रेट पे जो एमिशंस हो रहे हैं, उससे जो सी लेवल राइज होगा वो 44 से 76 सेंटीमीटर होगा। एमिशन कट करोगे तो 28 से 55 सेंटीमीटर होगा। और अगर आगे आने वाले समय में एमिशंस बढ़ते हैं तो इस सेंचुरी में ही 2 मीटर सी लेवल राइज हो जाएगा और 2150 तक 5 मीटर सी लेवल राइज हो जाएगा। कई शहर तो कोस्टल इलाके के पूरी तरीके से डूब जाएंगे। एक कंट्री है जो कि अपनी की कैपिटल को ही शिफ्ट कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कैपिटल डूब सकती है आगे आने वाले समय में सी लेवल राइज की वजह से। पता है ऐसी कौन सी कंट्री है नीचे कमेंट बॉक्स में दुनिया में जो कि अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर रही है इस डर के कारण कि उसकी कैपिटल आगे आने वाले समय में सी लेवल राइज के चलते डूब सकती है। फिर 2050 तक ये एक्सपेक्टेड है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। हिमालयन रीजन पे तगड़ा इंपैक्ट आएगा इसकी फ्रेजाइल इकोलॉजी के चलते। चमोली डिजास्टर जैसे जो इवेंट्स हैं हिमाचल उत्तराखंड में जो रेंज देखने को मिली है, ऐसे इवेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लिए? तो इंडिया ने अनाउंस किया कि भैया 2017 तक हम लोग नेट जीरो एमिशंस करेंगे। ठीक है ना, ऐसा मोदी जी ने COP26 समिट ग्लासगो 2021 में बोला था। 2030 तक हमारी जो 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम करेंगे। एमिशंस इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी हम लोग 45% कम करेंगे। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे 2030 तक। तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे इंडिया के कुछ प्रोमिसेस हैं। लेट्स सी हम कितने पूरे कर पाते हैं। इंटर गवर्नमेंटल प्लेनेट और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंटरनेशनल बॉडी है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड साइंस में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। इस बॉडी को 1988 में सेटअप किया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ताकि क्लाइमेट चेंज के साइंटिफिक बेसिस को समझ के फ्यूचर रिस्क को एसेस करते हुए अडेप्टेशन किया जाए, मिटिगेशन किया जाए, क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए। ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर ये जो IPCC वगैरह है वो काम करके एडेप्टेशन मिटिगेशन के थ्रू दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको अरेस्ट करने की कोशिश करता है। 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स अब तक ये रिलीज कर चुका है। पहली रिलीज हुई थी 1990 में। GS पेपर 2 और GS पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। टर्की में ब्लॉक एक्सेस टू रशियन शिप्स। देखिए, टर्की एक नाटो मेंबर है, तो बहुत हद तक टर्की के जो भी स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे वो कुछ हद तक नाटो की ऑफिशियल पॉलिसी को डिस्प्ले कर रहे होंगे। तो रशियन वॉरशिप्स मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी में पहुंचने के लिए 2 स्ट्रेट्स के थ्रू पास करते हैं। एक है डार्डनालस स्ट्रेट, एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और यहां पे टर्की ये कह रहा है कि मॉन्ट्रेक्स एग्रीमेंट टर्की को यह ताकत देता है कि स्टेट ऑफ वॉर के अंदर कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के वॉरशिप के पासेज को डार्डनालस और बॉस्फोरस स्ट्रेट से बंद किया जा सकता है। मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूं। यहां पे ओवरऑल आपको टर्की नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप टर्की की बात करो तो टर्की एक ऐसा देश है जिसको यूरोप में भी बोला जाता है, एशिया में भी बोला जाता है। यूरोप वाला जो पार्ट है ना टर्की का, वो ये है जहां पे मैं रेड रंग से इस समय पे चीजें चला रहा हूं। यहां पे इसका एक आइकॉनिक शहर है इस्तांबुल। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो बॉडी है इसको आप बोलते हो सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को बोला जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है ना भाई। और यहां पे अगर आप देखें, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर यहां बदल देता हूं। कलर बदलूंगा तो शायद चीजें आपको एकदम क्लियर दिखें। ये जो स्ट्रेट आपको यहां नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रेट है वो एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। और एजियन सी फाइनली मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। तो एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाली जो स्टेट है उसको आप बोलते हो डार्डनालस स्ट्रेट। तो कनेक्टिंग एजियन सी विद सी ऑफ मरमरा इज डार्डनालस स्ट्रेट, याद रखिए। कनेक्टिंग सी ऑफ मरमरा विद ब्लैक सी इज आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो भाई अगर किसी को मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी में पहुंचना है तो ड्रो स्ट्रेट से तो निकलना ही पड़ेगा, एक डार्डनालस स्ट्रेट से और एक आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट से। ये कौन सी स्ट्रेट किसको किससे जोड़ती है ये मैंने आपको बता दिया।
अब इस स्ट्रेट्स की पासेज के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजाइम ऑफ द स्ट्रेट्स। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बॉस्फोरस और डार्डेनालस स्ट्रेट्स इन टर्की से जो पैसेज है इसको गवर्न करता है। 20 जुलाई 1936 20 जुलाई 1936 को मॉन्ट्रिक्स पैलेस इन स्विट्जरलैंड में ट्रीटी साइन की गई थी। ये इफेक्ट में आई 9 नवंबर 1936 को। तो ब्लैक और मेडिटेरेनियन सी में जाने वाली जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स हैं इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसमें से पासेज कैसे होगा कंट्रोल, तो देखो टर्की करता है, बट पासेज कैसे होगा इसके नियम कानून यहां पे लिखे गए। ब्लैक सी में मैरीटाइम ट्रैफिक को देखने के लिए यह कन्वेंशन बनाया गया था और इस कन्वेंशन ने कंप्लीट फ्रीडम गारंटी की है। जितने भी सिविलियन वेसल्स हैं पीस टाइम के समय वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इन स्ट्रेट्स के थ्रू पास कर सकते हैं, इनको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, मिलिट्री वेसल अगर पास कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ मिलिट्री वेसल, उनका टन क्या है, उनकी वेपनरी क्या है, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए हैं मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में। वॉरशिप्स को अगर डार्डेनालस स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकलना है तो एडवांस नोटिफिकेशन देना पड़ेगा टर्की को। टर्की इन इट्स टर्न्स एडवांस नोटिफिकेशन देगा ब्लैक सी के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब को, और उसके बाद फिर कोई मिलिट्री वेसल निकल सकता है। हालांकि मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के रिस्पेक्ट में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। बीच में ये न्यूज में निकल के आई थी कि कैनाल इस्तांबुल नाम की एक वाटर बॉडी बनाई जाएगी और ये वाटर बॉडी आप कह सकते हो कि ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट कर देगी और ये वाटर बॉडी मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंदर नहीं आएगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंट्रोवर्सी में था ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसी मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंदर टर्की यहां पे ये बोल रहा है कि रशिया ने जो कुछ भी यूक्रेन के साथ किया है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रहा है, ये एक स्टेट ऑफ वॉर बन चुका है। और स्टेट ऑफ वॉर के अंदर टर्की को थ्रू दिस 1936 मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन एक पावर मिलती है कि भाई डार्डेनालस स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट से पास करने वाले रशिया के जो भी वॉरशिप्स हैं उसको वो ब्लॉक कर सकते हैं। चाहे ये वॉर यूक्रेन करता तो यूक्रेन के भी ब्लॉक कर सकते थे, अब रशिया कर रहा है तो हम रशिया के भी ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा टर्की की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। वैसे तो टर्की की दोस्ती यूक्रेन से भी है, रशिया से भी है, बट यहां पे अंकारा जो कि टर्की की कैपिटल है, इसका जो स्टैंड है वो काफी हद तक एंटी रशिया निकल के आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है रशिया की देखिए गलती तो है ही यहाँ पे, भले ही रशिया इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बट वॉर करके कहीं ना कहीं रशिया ने गलत तो किया ही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टर्की की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। हो सकता है आगे आने वाले समय में रशिया वॉर कंटिन्यू रखता है तो डार्डेनालस स्ट्रेट और बॉस्फोरस स्ट्रेट से जो ट्रांजिट है टर्किश वॉर टाइम शिप्स का उसको बंद कर दिया जाए। वैसे तो इस महीने 6 रशियन वॉरशिप्स और एक सबमरीन टर्की की इन डार्डेनालस और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स के थ्रू पासेज करके जा चुके हैं। ओके भाई, जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है रेयर डिजीज डे। तो रेयर डिजीज डे ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है रेयर डिजीज के ऊपर। ये सोशल अपॉर्चुनिटी में इक्विटी की बात करता है। वो लोग जो कि दुनिया भर में रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं उनकी मदद करने की बात करता है। 2008 में रेयर डिजीज डे को इंस्टीट्यूट किया गया था, एक इंटरनेशनल रेयर डिजीज की कम्युनिटी बनाना जो कि ओवरऑल यूनाइटेड पर्पसेस के साथ दुनिया में जो भी लोग रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं उनकी मदद कर सके। रेयर डिजीज डे को हर साल 28 फरवरी मनाया जाता है और लीप ईयर्स में 29 फरवरी को मनाया जाता है। इसको सेटअप किया गया था यूरोडिस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और 65 से ज्यादा नेशनल एलियंस पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स ने इसको सेटअप किया है। एक एनर्जी और फोकल पॉइंट प्रोवाइड करता है ये रेयर डिजीज डे ताकि लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रेयर डिजीज से रिलेटेड चीजों को टेकअप किया जा सके। वो 30 करोड़ लोग जो कि 7,000 रेयर डिजीज से सफर कर रहे हैं उनकी दुनिया भर में यहां पे मदद की जाए। ठीक है भाई, 30 करोड़ लोगों को मदद करने के लिए पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसी को अलाइन कर सकें और रेयर डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ सकें, इक्विटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, डायग्नोसिस, हेल्थ और सोशल केयर प्रोवाइड कर सकें, सोशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। ये टारगेट है इस रेयर डिजीज डे का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पूरा करता है ये रेयर डिजीज डे। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करता है ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडिया में रेयर डिजीज को टैकल करने के लिए क्या किया गया है, तो ये एक है नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज 2017। तो ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में कॉम्प्रिहेंसिवली डील करती है रेयर डिजीज के साथ। इस पॉलिसी में बोला गया कि इंडिया के अंदर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव कमिटी बनाई जाएगी जो कि रेयर डिजीज से रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगी। एक कॉर्पस फंड बनाया जाएगा केंद्र की सरकार के लेवल पे, राज्य की सरकार के लेवल पे, ताकि रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट को फंड किया जा सके। एक पेशेंट रजिस्ट्री बनाई जाएगी रेयर डिजीज से सफर करने वाले लोगों की
और ये पेशेंट रजिस्ट्री मेंटेन करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जो भी हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट लग रही है रेयर डिजीज को ट्रीट करने में, तो वो भाई कॉस्ट अफोर्ड कर सके लोगों में कुछ इस प्रकार के स्टेप्स वगैरह बनाए जाएंगे। हेल्थ प्रोफेशनल्स, फैमिलीज ऑफ पेशेंट्स, पब्लिक इन जनरल के बीच में अवेयरनेस आए रेयर डिजीज से रिलेटेड। इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में एक पॉलिसी 2017 में ऑलरेडी इंडिया में बनाई जा चुकी है, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। याद रखिएगा इस पॉलिसी को, इंडिया ने हेल्थ के फील्ड में क्या किया उसमें एक पॉइंट ये भी कोट कर सकते हो आप। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल डेज और हेल्थ में न्यूज आपको काम आएगी। और अगली न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, छोटी सी स्टैटिस्टिकल फिगर है कि भाई जीडीपी 2021-22 में पहले एक्सपेक्ट की गई थी 9.2% बढ़ेगी, अब ऐसा बोला जा रहा है कि 8.9% बढ़ेगी। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इसलिए क्योंकि जो हमारा तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर से दिसंबर 2021 का, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, इस तीसरे क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि भाई जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, लेकिन केवल 5.4% की ग्रोथ हुई है। 2020-21 के इस क्वार्टर में 8.5% की ग्रोथ थी, लेकिन इस बार केवल 5.4% की ग्रोथ हुई है। एक मिनट, 2020-21 का क्वार्टर नहीं, इसी 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के रिस्पेक्ट में ये जो तीसरा क्वार्टर है इसकी ग्रोथ 5.4% हुई है। तो एडवांस नेशनल इनकम एस्टिमेट के हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि 9.2% तो इस बार जीडीपी ग्रो नहीं करने वाली 2021-22 में, थोड़ा कम ग्रो करेगी, तो थोड़ा कम 8.9% बताया गया। ये तो जीडीपी के लिए बताया गया। जीवीए के लिए बताया गया 8.3%। 8.3% जीवीए बढ़ेगा इस साल 2021-22 में। 2020-21 में जीवीए 4.8% कम हुआ था, इस बार 8.3% बढ़ेगा। जीवीए सारे सेक्टर्स में बढ़ा है प्री पैंडेमिक लेवल से, केवल ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज और ब्रॉडकास्टिंग में हम कह सकते हैं कि जीवीए हमारा कम हुआ है। बाकी कुछ और फिगर्स यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको पीपीटी अवेलेबल करवा दूंगा, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा याद करने वाला है नहीं। एक और चीज है, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, जीडीपी से कैसे डिफरेंस किया जाता है, इसको मैंने पहले कई बार समझाया है और रमेश सिंह में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं अलग से फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में एक छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप इन वीडियोस से आपको नॉलेज सीखने को मिल रही है। अगर कुछ वैल्यू एडिशंस चाहते हैं, कुछ अलग प्रकार का आप कंटेंट चाहते हैं इस प्रकार की वीडियोस में, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस प्रकार से चेंजेस, अमेंडमेंट्स वगैरह चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। इफ पॉसिबल फॉर यू, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।